नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को अक्सर हम बस एक पौराणिक कथा के नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसके एक ऐसे पहलू पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर हम इसके विवरणों में थोड़ा और गहराई से जाएं, तो ये प्राचीन सैन्य रणनीति, लॉजिस्टिक्स यानी रसद और असम्मित युद्ध का एकदम मास्टर क्लास साबित होता है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम देखेंगे कि कैसे एक सेना ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। इस पूरे सैन्य अभियान को हम 5 मुख्य सामरिक चरणों में बांटकर समझेंगे। पहला, खुफिया जानकारी और रसद। दूसरा, सेतु निर्माण की इंजीनियरिंग। तीसरा, दोनों पक्षों की युद्ध परिषदों की तुलना। चौथा, लंका के द्वार भेदना और युद्ध कौशल। और अंत में इसके अंतिम रणनीतिक परिणाम। तो शुरुआत करते हैं पहले चरण से, खुफिया जानकारी और सेना की रसद। जरा सोचिए, लाखों की संख्या वाली सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए आपको एकदम अचूक जानकारी चाहिए होती है। जब हनुमान सीता जी की खोज में लंका गए थे, तो सच कहूं तो वो केवल एक खोज अभियान नहीं था, वो एक बहुत ही क्रिटिकल रिकॉनेसेंस यानी टोही मिशन भी था। उन्होंने वहां जाकर शहर के ग्रिड के लेआउट, किलेबंदी के पैमाने और अलग अलग द्वारों पर सैनिकों की तैनाती की ताकत का बहुत बारीकी से मुआयना किया। और यही वो अमूल्य सैन्य खुफिया जानकारी थी जिसने राम को अपनी सामरिक योजना बनाने में सबसे बड़ी मदद की। और हाँ, ये जो विशाल वानर सेना थी, ये कोई अव्यवस्थित भीड़ नहीं थी। ये एक उच्च स्तरीय संरचित सैन्य बल था। सेना के आगे आगे नील के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ अग्रिम टुकड़ी चला करती थी। अब इनका काम क्या था? सबसे कुशल और सुरक्षित दक्षिणी मार्ग खोजना, पूरी सेना के लिए भोजन और पानी का इंतजाम करना, और सबसे जरूरी बात, ये सुनिश्चित करना कि कहीं दुश्मन ने पानी में जहर तो नहीं मिला दिया है। जी हाँ, जहर की भी जांच होती थी। साथ ही रास्ते में आने वाले स्थानीय खेतों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जाता था। मतलब ये प्राचीन लॉजिस्टिक्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। चलिए अब आते हैं दूसरे चरण पर, नल सेतु का निर्माण। बिना किसी नौसेना या बड़े जहाजों के एक विशाल समंदर पार करना, ऐसा लगता है ना जैसे कोई दुस्वप्न हो। हम सब ने तैरते पत्थरों वाली कहानियां तो बहुत सुनी हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण असल में एक बहुत ही यथार्थवादी इंजीनियरिंग प्रक्रिया का वर्णन करती है। राम ने समुद्र की धाराओं का 3 दिन तक बारीकी से अध्ययन किया और फिर सही जगह चुनी। इसके बाद निर्माण विशेषज्ञ नल के निर्देशन में काम शुरू हुआ। इसे नल सेती कहा गया। और ध्यान दीजिए, ये कोई जादुई तैरता हुआ पुल नहीं था, बल्कि बड़े पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी से बना एक बहुत ही ठोस इंजीनियर किया गया तटबंध था। और इस निर्माण की गति, वो तो वास्तव में चौंका देने वाली थी। वानरों ने हर दिन अपनी क्षमता बढ़ाई। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, फिर 22 और अंततः स्पीड बढ़ाते हुए महज 5 दिनों के भीतर पूरे 100 योजन का विशाल सेतु बनकर तैयार हो गया। मतलब एक्सेलरेशन का लेवल ही अलग था। यह उस समय की एक असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, युद्ध परिषदों की तुलना। युद्ध के मैदान से हटकर अगर हम जरा कमांड टेंट के अंदर झांकें, तो राम और रावण के नेतृत्व शैली एकदम एक दूसरे के विपरीत थी। राम अपनी परिषद में सबको शामिल करते थे। उदाहरण के लिए, जब विभीषण राम के शिविर में आए, तो राम ने कोई एक तरफा फैसला नहीं लिया। उन्होंने अपने अलग अलग सलाहकारों से सलाह ली, जोखिमों पर खुली बहस को बढ़ावा दिया, सुग्रीव के विरोध को ध्यान से सुना और फिर एक आम सहमति बनाई। दूसरी तरफ रावण था, जो एक इको चैम्बर में रहता था। उसने हर चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया, सिर्फ अपनी ही बात सुनी और जो भी आलोचना करता उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। रावण की इस तानाशाही रवैये का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? उसने विभीषण को खो दिया। खुले दरबार में विभीषण ने साफ कह दिया कि रावण अपना दिमाग खो चुका है और धर्म के मार्ग पर नहीं है। रावण की इस विषाक्त लीडरशिप के कारण उसका अपना ही भाई दुश्मन के पाले में चला गया। और इसके साथ ही वानर सेना को लंका की सबसे अहम आंतरिक खुफिया जानकारी मिल गई। रणनीतिक रूप से ये रावण की बहुत बड़ी हार थी। अब आते हैं इस संघर्ष के सबसे रोमांचक हिस्से पर, चरण 4, द्वार भेदना और असम्मित युद्ध। सेतु पार करने के बाद लंका के द्वारों पर पहुंचते ही एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी।
दोनों सेनाओं के बीच हथियारों और तकनीक का जमीन आसमान का अंतर था। राक्षसों के पास रथ, युद्ध हाथी, धनुष, भाले और स्टील हथियार तक थे, और वानर सेना के पास नंगे हाथ, दांत, भारी पत्थर और उखड़े हुए पेड़ों के तने। ये पूरी तरह से एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर था। वैसे यहाँ राक्षसों की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल ये थी कि उन्होंने वानरों को समुद्र पार करते समय नहीं रोका और उन्हें अपने गढ़ के पास हाथापाई में उलझने का मौका दे दिया। अब अपनी इस तकनीकी कमी की भरपाई के लिए वानरों ने क्या किया? उन्होंने बहुत ही क्रूर लेकिन बेहद प्रभावी क्लोज क्वार्टर रणनीति अपनाई। उनका तरीका सीधा था। राक्षसों के रथों पर इतने भारी पत्थर फेंको कि वो नष्ट हो जाएं और दुश्मन जमीन पर उतरने को मजबूर हो जाए। एक बार दुश्मन जमीन पर आया तो वे उन्हें थकाने के लिए भीषण हाथापाई और कुश्ती शुरू कर देते थे। और सबसे स्मार्ट मूव ये था कि अंतिम प्रहार के लिए वे दुश्मन के ही गिरे हुए हथियारों को उठाते और उन्हें पर इस्तेमाल करते थे। इस रणनीति का एक बहुत ही सटीक और भयानक उदाहरण हमें अंगद और वज्रदंष्ट के बीच हुए युद्ध में देखने को मिलता है। अंगद ने सबसे पहले वज्रदंष्ट के रथ को तोड़ा, फिर दोनों के बीच जमीन पर इतनी भीषण हाथापाई हुई कि दोनों खून की उल्टियां करने लगे, और अंत में जब दुश्मन पूरी तरह पस्त हो गया तो अंगद ने वज्रदंष्ट की ही तलवार उठाई और उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह सिर्फ शारीरिक हाथापाई ने उन्नत हथियारों को पूरी तरह बेअसर कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राक्षसों के पास भी कुछ बेहतरीन रणनीतियां थी। रावण के बेटे इंद्रजीत ने वानरों के खिलाफ एक तरह का स्टेल्थ युद्ध छेड़ दिया था। वो करता क्या था? अदृश्यता और आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए कोहरे का इस्तेमाल करके छिप जाता था और फिर बिना सामने आए दुश्मन की रेखाओं के पीछे से भारी तबाही मचाने वाले विस्फोटक डार्ट्स दागता था। अपनी इसी स्टेल्थ तकनीक से उसने कई बार वानर नेतृत्व को लगभग पंगु बना दिया था। और इंद्रजीत के इस छिपकर वार करने के तरीके के बिल्कुल उलट था कुंभकर्ण। उसने वानरों का मुकाबला अपने विशाल शारीरिक आकार से किया। वो युद्ध के मैदान में अपनी भारी भरकम गदाएं घुमाता और एक साथ दर्जनों लड़ाकों को उठाकर कुचल देता था। तो आप देख सकते वानर सेना के सामने ये दो बिल्कुल अलग तरह के खतरे थे जिनसे उन्हें पार पाना था। आखिरकार राम ने अपने विशेष तीरों से कुंभकर्ण को स्थिर कर उसका अंत किया। और अंत में हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी चरण पर, अंतिम रणनीतिक परिणाम। इस लंबे और थका देने वाले युद्ध का क्लाइमैक्स क्या था? राम और रावण के बीच घंटों तक घमासान युद्ध चलता रहा। सामान्य हथियारों से रावण के सिर कट तो रहे थे, लेकिन बार बार वापस आ रहे थे। इस अभेद्य रक्षा को तोड़ने के लिए राम को केवल एक विशेष हथियार की जरूरत पड़ी। अगस्त्य मुनि द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र, एक मिसाइल की तरह इस सटीक और अचूक हथियार के एक ही प्रहार ने अंततः रावण का अंत कर दिया। लेकिन असली कूटनीति तो युद्ध के बाद दिखाई दी। रावण के वध के बाद राम ने जो किया वो उनकी सामरिक और कूटनीतिक प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने रावण के शव का कोई अपमान नहीं होने दिया। उन्होंने विभीषण से स्पष्ट कहा कि रावण युद्ध के मैदान में एक सच्चे क्षत्रिय की तरह लड़ते हुए मारा गया है और मृत्यु के बाद कोई दुश्मनी नहीं रहनी चाहिए। एक पराजित दुश्मन के प्रति सम्मान दिखाना और युद्ध के बाद शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये बेहतरीन लीडरशिप की निशानी है। इस पूरे गहरे विश्लेषण को एक सवाल के साथ समाप्त करना सबसे सही रहेगा। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह भी तकनीकी रूप से कमजोर एक सेना केवल नंगे हाथों और लोकतांत्रिक सहमति का उपयोग करके भारी हथियारों से लैस इतने बड़े साम्राज्य को गिरा सकती है, तो ये सैन्य श्रेष्ठता की वास्तविक प्रकृति के बारे में हमें क्या बताता है? शायद असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि अनुकूलन क्षमता, लचीलेपन और सही नेतृत्व में होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।